हेलो दोस्तों, आज हम प्रिपेयरिंग फॉर नेट सेट ए टू जेड ऑफ होम साइंस होम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लेटर डी से जुड़ी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, चैनल आपका है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की जो पहली टर्म है वो है डिटर्जेंट्स। हम सभी जानते हैं कि जब हम कपड़े धोते हैं साबुन से, सोप से, तो वाइट स्कम जो है वो तैयार होता है। कई बार वो कपड़ों पे या फिर आपको पानी में बहता हुआ नज़र आता है। इस तरह से कपड़े धोने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उस स्कम को निकालना ज़रूरी होता है, ताकि जिसके कारण कपड़े जो हैं वो साफ दिख सकें। इसकी जगह अगर आप डिटर्जेंट्स का यूज़ करेंगे तो डिटर्जेंट्स में कपड़े धोने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि डिटर्जेंट्स में किसी तरह से का अल्कली नहीं होता है और ये हार्ड वाटर में भी कपड़ों को अच्छी तरह से धो सकता है। डिटर्जेंट्स सिंथेटिक केमिकल से बने हुए होते हैं और हार्ड वाटर में अच्छी तरह से कपड़ों को धो सकते हैं। उसके बाद की टर्म है डायबिटिक कॉमा। किसी इंसान को अगर डायबिटीज़ है तो उसके अंदर ग्लूकोज की जगह फैट बर्निंग शुरू हो जाती है और इसके कारण वो इंसान का वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया तो कई बार इंसान डायबिटिक कॉमा में जा सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि फैट बर्निंग के लिए भी ग्लूकोज बर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्योंकि ग्लूकोज बर्न नहीं हो रहा है और फैट बर्न हो रहा है इंस्टेड, तो ये फैट बर्निंग मिडवे स्टॉप हो जाती है, बीच में ही स्टॉप हो जाती है और शरीर में कीटोन बॉडीज़ रह जाती हैं। ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ये कीटोन बॉडीज़ शरीर के पीएच बैलेंस को ख़त्म कर देती हैं और शरीर में एसिडिक परिस्थितियां निर्माण हो जाती है, जिसे एसिडोसिस बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि शरीर में एसिड ज़्यादा हो जाता है और जिसके कारण पेशेंट जो है वो कॉमा में चला जाता है। तो ये है डायबिटिक कॉमा। अगर इसको ट्रीट करना है तो पेशेंट को इंसुलिन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टर्म है डार्ट इक्विवेलेंट। अब डार्ट इक्विवेलेंट क्या है? हमें सबको मालूम है कि डार्ट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं क्लोथिंग कपड़े सिलते वक्त। तो कपड़े की फुलनेस को कम करने के लिए और उसे प्रॉपर शेप देने के लिए, कपड़े को प्रॉपर शेप देने के लिए डार्ट्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन कई बार लोगों को डार्ट्स जो हैं वो पसंद नहीं आते। तो अगर डार्ट्स को आपको कपड़े में नहीं डालना है, सिलते वक्त नहीं यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? तो डार्ट के जो इक्विवेलेंट है, जो डार्ट की तरह काम करता है लेकिन सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है कपड़े में, उसको यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल द फुलनेस एंड टू गिव शेप टू द क्लोथ, स्टिच्ड क्लोथ। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके उसके इक्विवेलेंट यूज़ किया जाता है। वो है प्रिंसेस डार्ट या फिर गैदर्स या फिर टक्स या फिर योक्स। इनको डार्ट की जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इस नेक्स्ट है डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग या फॉल्स एडवर्टाइजिंग। ये क्या है? हम सब जानते हैं कि जब एडवर्टाइज किसी प्रोडक्ट की जाती है तो कस्टमर के मन में उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा जागृत होती है और इन द एंड कई बार वो उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है। लेकिन डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग क्या है? जो प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। तो वो है अगर एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग हो या फिर वो फैक्ट्स को हाइड कर रही हो या उसमें प्रोडक्ट का रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो,
ये सब चीज़ें हो तो एडवर्टाइजिंग मिसलीडिंग हो सकती है। कई बार इसके एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। कई बार पैकेजिंग बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर का जो प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत छोटा सा होता है। हमें लगता है हमने बहुत बड़ी चीज़ खरीदी है, लेकिन अंदर से जो चीज़ निकलती है वो बहुत छोटी होती है। या कई बार कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो फीस कम दिखाते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको फ़ीस जो है वो ज़्यादा भरनी पड़ती है। ये सब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग के उदाहरण हैं। तो कस्टमर को एडवर्टाइजिंग को ठीक से देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही उसने वो प्रोडक्ट जो है वो खरीदना चाहिए, ताकि वो इन सब चीज़ों में उसका लॉस ना हो। तो इसलिए उसको हमेशा जागृत जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद में डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब ये जो टर्म है ये मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में यूज़ की जाने वाली ये टर्म है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है ताकि अथॉरिटी लोअर लेवल को मिल सके, एक्टिविटीज़ को एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक जगह में ग्रुप किया जा सके, या फिर वर्क जो है वो इक्वली डिवाइड हो सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली शेयर किया जा सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस में डिपार्टमेंटलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है डेवलपमेंटल नॉर्म्स। ये चाइल्ड डेवलपमेंट की या ह्यूमन डेवलपमेंट की टर्म है। इसका अर्थ ये है कि किसी स्पेसिफिक एज में किस तरह के डेवलपमेंटल चेंजेस चाइल्ड में होने चाहिए वो इसके अंतर्गत बताया जाता है। ये नॉर्म्स तैयार करने के लिए स्टडीज़ की जाती हैं जिसमें एवरेज एज में किस तरह के डेवलपमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्टिकुलर एज में चाइल्ड को किस पर्टिकुलर एज में वो चलना चाहिए, किस पर्टिकुलर एज में वो बैठना चाहिए, या फिर उसने दौड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं, तो उसे डेवलपमेंटल नॉर्म्स बोला जाता है। इसके लिए हेविंगहर्स्ट ने कई डेवलपमेंटल टास्क जो हैं वो डिसाइड किए हैं जो किसी पर्टिकुलर एज में उस चाइल्ड को आने चाहिए या वो कर सकता है। ये हेविंगहर्स्ट के दिए हुए डेवलपमेंटल टास्क्स हैं। इसके लिए एक अप्रोच यूज़ किया जाता है, वो अप्रोच है एजेस फॉर स्टेजेस अप्रोच, जिसमें हर एज के डेवलपमेंटल नॉर्म्स जो हैं वो दिए गए हैं, या फिर हर स्टेज के डेवलपमेंटल नॉर्म्स जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट डाइज। डायरेक्ट डाइज जो हैं वो कॉटन और रेयॉन पर यूज़ की जाती हैं। ये जो डाइज हैं ये बहुत फास्ट नहीं होती हैं, कलर फास्टनेस इसकी बहुत कम होती है। इसकी एक एडवांटेज है कि ये डायरेक्टली कपड़े के ऊपर अप्लाई की जाती हैं और इसके अंदर सॉल्ट्स का यूज़ होता है। सॉल्ट का यूज़ इसलिए होता है ताकि जो डाइंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल किया जा सके। कई बार इन डायरेक्ट डाइज को फास्ट बनाने के लिए इसके अंदर कॉपर सॉल्ट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि कॉपर सॉल्ट, सेल्यूलोज और डाई मॉलिक्यूल्स मिलकर फास्ट डाइज जो हैं वो बना सकें। जो डाइज कॉटन के लिए यूज़ होती हैं वो डाइज हैं डायरेक्ट डाइज, एजोइक डाइज, वेट डाइज, रिएक्टिव डाइज एंड सल्फर डाइज।
तो दोस्तों ये सब टर्म्स हैं जो कि लेटर डी के साथ में, लेटर डी से रिलेटेड हैं। आई होप ये समझना आपके लिए इजी रहा होगा और अच्छी तरह से आप इसको ग्रास्प कर पाए होंगे। अगर आप इसको प्रॉपरली और अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाए हैं, आपको ये टर्म समझ में आ गई हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।